मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोजन व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं में से है। एक जीवन को भली भांति चलाने के लिए एक निश्चित मात्रा में पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे कि व्यक्ति का जो जीवन है या जो उसका शरीर है वह उस भोजन की जिसको आवश्यकता है उसे प्राप्त करते हुए वह भली भांति कार्य करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से में जिनमें है कि यदि व्यक्तियों के पास स्वयं वह उतनी खेती नहीं है जहां पर कि वह अपना जो खाद्यान्न है उसका उत्पादन कर सकें, किन्हीं कारणों से अगर वो भूमिहीन है या इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जहां पर कि व्यक्तियों को जो भोजन मिलना चाहिए वो उस कारण से नहीं मिल पाता है, भूखमरी के कारण है, परिवार का आकार बड़ा होने के कारण है या और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन कारणों से व्यक्ति भोजन जितनी उन्हें आवश्यकता होती है वह उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए भारत में सरकार के द्वारा ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि जो एक व्यक्ति है वह अपने जीवन को गरिमापूर्ण तरीके से जी सके और उसके लिए जो अच्छी गुणवत्ता का या गुणवत्तापूर्ण जो भोजन है वो उसके लिए उपलब्ध कराना और उसी के साथ साथ उसकी जो उपलब्धता है वह पर्याप्त मात्रा में हो, अर्थात व्यक्तियों की जितनी आवश्यकता है वह खाद्यान्न उस मात्रा में हो और उसकी जो पौष्टिकता है वो भी सुनिश्चित की जा सके कि अर्थात एक व्यक्ति के शरीर को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हेतु भी उसकी पौष्टिकता पर बल दिया गया और उसी के साथ साथ ये भी निर्धारित किया गया कि जो मूल्य है वो मूल्य भी वहनीय होना चाहिए कि हर व्यक्ति उसको खरीद सके। अर्थात जो भोजन की खाद्यान्न की व्यवस्था है वो न केवल भंडारण तक ही सीमित होनी चाहिए बल्कि वो अफोर्डेबल भी हो, जहां पर कि प्रत्येक व्यक्ति उस खाद्यान्न को खरीद सके और उनकी जो आवश्यकताएं हैं वह इसमें पूरी हो सके। इन सारे संदर्भों को दृष्टिगत रखते हुए ही 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम सरकार के द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत जहां पर लोगों को कम दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है, चावल उपलब्ध कराया जाता है, मोटे अनाज है वो उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि मिनिमम दामों पर प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक परिवार के पास जो है वो खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, या हम कहें सुरक्षा, खाद्यान्न की सुरक्षा की जब बात है वो हो सके तो उसके लिए कम दामों पर ये व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। बहुत ही न्यूनतम दरों की यदि हम बात करें तो वो न्यूनतम दरें निर्धारित की गई हैं, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति उनको अफोर्ड कर सके, उनको खरीद सके। इसी के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये निर्धारित किया गया है कि उसे एक महीने में कितना अनाज मिलेगा, 5 महीने में है तो उसे कितना 5 किलो अनाज मिलेगा एक महीने में। उसी के साथ जो परिवार है उस परिवार के तहत उन्हें जो अनाज की मात्रा है 35 किलो है वो निर्धारित की गई है कि अर्थात ये जो मात्रा है वो व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार है कि इतनी उसे आवश्यकता है उस तक वो सुरक्षित पहुंचना चाहिए जो कि खाद्यान्न उसकी आवश्यकता है। इसी के लिए जो इस अधिनियम में मुख्य रूप से जो प्रावधान किए गए हैं, अगर उन प्रावधानों का हम विश्लेषण करें तो उनमें जो
महत्वपूर्ण है वह है कि जो सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का एक अधिकार प्रदान किया गया है लोगों को। ये जो अधिकार है, ये जो अधिकार व्यक्ति को मिलता है इसके तहत वह है कि वह जो न्यूनतम दरें हैं उन पर वह उस खाद्यान्न को खरीद सकता है और सरकार उनको उपलब्ध कराती है। वो जो हमारे यहाँ पर एक प्रक्रिया चल रही थी पहले से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, उसके तहत लोगों को ये खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, गेहूं के रूप में, चावल के रूप में, और भी जो खाद्यान्न की वस्तुएं हैं उनके रूप में व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाता है। इसी अधिनियम का जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर जो बल दिया गया है वह गर्भवती स्त्रियों और बच्चों के ऊपर विशेष रूप से बल दिया गया है कि किस प्रकार से जो महिलाएं गर्भवती हैं उन तक जो भोजन है, जो उनकी आवश्यकता है, वहां तक खाद्यान्न किस प्रकार से उन्हें उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि इस ऐसी अवस्था में जहां पर कि एक जो स्त्री है, जो माता बनने की है, उसको विशेष कैलोरी की, विशेष प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, तो सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि उनको पर्याप्त भोजन मिल सके। इसी के साथ साथ सरकार के द्वारा मातृत्व भत्ता भी निर्धारित किया गया है कि इस प्रकार के जो महिलाएं हैं उनको किस 6,000 रुपए का जो मातृत्व भत्ता है वो भी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस प्रकार से जो उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, उसी के साथ साथ जो बच्चा है, जो बच्चा जन्म लेता है और उससे 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए किस प्रकार से खाद्यान्न की व्यवस्था रहेगी, वह भी इस अधिनियम में उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो बच्चा पैदा होने से 6 माह तक का है, वहां पर उसके जो प्रमुख भोजन है वह भोजन उसका जो माता के द्वारा उसको स्तनपान कराया जाता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से जो स्तनपान है उसके लिए जागरूकता लाकर, उसको बढ़ावा देकर उस आयु वर्ग में जो बच्चे की भोजन की आवश्यकता है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर गर्भवती महिलाओं के लिए और उसके साथ साथ जो महिलाओं को फीड कराने की जो व्यवस्था है उस पर भी प्रमुख रूप से इसमें बल दिया गया है। जो अब 6 माह से 6 वर्ष तक का बच्चा जो आंगनवाड़ी होते हैं, राज्य सरकार के निगरानी में जो आंगनवाड़ी केंद्र चलते हैं, तो उन केंद्र में जो बच्चे आते हैं तो उन बच्चों के लिए जो भोजन की व्यवस्था है वो वहां पर कराकर उनको जो पौष्टिक भोजन है वो प्रदान किया जा सके, इसकी व्यवस्था इस अधिनियम के तहत की गई है कि यहाँ पर जो बच्चे आने वाले हैं उन बच्चों के लिए जहाँ खाना है वो सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा, उसमें पौष्टिकता का भी ध्यान रखा जाएगा, उसमें वैरायटी का भी ध्यान रखा जाएगा, उसमें समय का भी ध्यान रखा जाएगा, कैलोरी का भी ध्यान रखा जाएगा। तो इस तरीके से इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसी के साथ साथ जो 6 वर्ष से ऊपर वाले बच्चे हैं, 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके लिए भी विशेष व्यवस्था है कि हमारे यहाँ पर भारत में सरकार के द्वारा जो मिड डे मील की व्यवस्था की गई है, इस मिड डे मील के तहत जो बच्चे स्कूल जाते हैं वहां पर स्कूलों में उनको मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है और यह भोजन भी उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए जहां पर कि उसमें गुणवत्ता भी है, पौष्टिकता भी है और उसमें उसकी जो कैलोरी है उसका भी ध्यान है, बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं उनका भी ध्यान है, उसको ध्यान रखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर बच्चों को एक पौष्टिक भोजन मिल सके जो कि उनकी आयु के अनुरूप हो। इसी के साथ साथ जो इस अधिनियम के तहत व्यवस्था की गई है वो ये भी है कि जो बच्चे कुपोषण
के शिकार ना हो सके, या हम दूसरे शब्दों में कहें कुपोषण का निवारण के लिए एवं प्रबंधन के लिए इस तरीके की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जहां पर खाद्यान्न की सुरक्षा होगी, सुरक्षित उनके लिए होगा, तो वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था करना उनके लिए कि वो बच्चे को जब निश्चित मात्रा में कैलोरी के अनुरूप पौष्टिक भोजन मिलेगा, गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा, तो निश्चित रूप से जो कुपोषण की समस्या है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। इसी के साथ साथ जिन लोगों तक खाद्यान्न नहीं पहुंच पाता है किन्हीं कारणों से, तो उनके लिए खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने की व्यवस्था भी इसमें उपलब्ध कराई गई है कि किस प्रकार से उन्हें ये भत्ता प्राप्त करने के वो अधिकारी होंगे, पात्र होंगे। अर्थात ऐसी स्थिति में विशिष्ट दशाओं में, ये जो दशा है ये विशिष्ट है कि अगर किन्हीं कारणों से वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं खाद्यान्न, तो ऐसी स्थिति में वो भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे। तो इस तरह से जो यह अधिनियम है, इस अधिनियम ने भारत में जो एक जनसंख्या का एक बड़ा भाग ऐसा है जो किन्हीं कारणों से खाद्यान्न मैनेज नहीं कर पाता है, अपने लिए नहीं वो एकत्रित कर पाता है, तो उनके लिए सरकार ने आगे बढ़कर उन लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था की है। क्योंकि भारत में यदि हम स्वतंत्रता के पश्चात की स्थिति देखें, तो वहां पर जहां पर 60 और 70 के बीच में भारत में खाद्यान्न के दृष्टिकोण से जहां भारत में एक हरित क्रांति लाई गई थी, और भारत हरित क्रांति के पश्चात यहाँ पर आत्मनिर्भर हो गया था, अर्थात भारत में जो लोगों की आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करने के लिए भारत स्वयं में आत्मनिर्भर बन गया था। तो इस प्रकार से जो ये आत्मनिर्भरता आई थी, उन्हीं के को ध्यान में रखते हुए भारत में जो 1960 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ किया गया था कि उन लोगों तक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करना, वो सरकार ने उनके माध्यम से ये जो पीटीएस सिस्टम अपनाया गया था उसके माध्यम से वहां तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था की थी। इसी के साथ साथ 1995 से जो भारत में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, फिर उसके ये आरंभ किया गया था कि जो उस आयु वर्ग के बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाले हैं, कि कम से कम उन तक खाद्यान्न की पहुंच सके, उनको भोजन को उनके लिए सुरक्षित किया जा सके, इसके प्रयास भी भारत में किए गए थे। इसी के साथ साथ भारत में जो गरीबों के लिए समय समय पर और इस तरीके की योजनाएं चलाई जाती रही हैं, जिनका उद्देश्य था कि किस तरीके से जो लोग हैं उनको वो भूख से भूखे ना रहे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के पास में भोजन उपलब्ध हो, क्योंकि भोजन व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं में से है। तो जब उसकी मूलभूत आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो निश्चित रूप से उसका जो कार्य करने का अगर हम कहें, चाहे वो शारीरिक रूप से है, मानसिक रूप से है, तभी वह आगे बढ़ने में सक्षम हो पाता है और देश में अपना सहयोग प्रदान कर पाता है। अब ये जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है जो 2013 में पारित हुआ है, अगर इसके हम सकारात्मक पक्षों को देखें तो निश्चित रूप से इसने बहुत सारे परिवर्तन हमारे समाज में लाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन की यदि हम बात करें तो जो खाद्यान्न है, इसके तहत अब खाद्यान्न को एक कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है, अर्थात यहाँ पर अब व्यक्ति जो है जो उस अवस्था में है, जो कि वो क्राइटेरिया रखा गया है सरकार के द्वारा, उसके तहत वह अब खाद्यान्न प्राप्त करने का उसे कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यह जो एक्ट है इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज है बाजार से कम दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। अगर व्यक्ति को जो इस सिस्टम से पूर्व की अगर हम बात करें, तो अगर बाजार की जो उपलब्ध दरें हैं उन दरों में और सरकार के द्वारा इस अधिनियम के तहत जो दरें निर्धारित की गई हैं, कहीं पर 2 रुपए प्रति किलो अनाज और चावल है, कहीं पर 3 रुपए प्रति किलो अनाज और चावल है, जबकि अगर हम इसे खुले बाजार की बात करें तो यह रेट बहुत ऊपर है, जहां पर कि व्यक्ति के लिए उसे अफोर्ड कर पाना संभव नहीं हो पाता है, वो नहीं आवश्यकता होने पर भी उसके लिए खरीदना संभव होता है। तो इस अधिनियम के पश्चात अब ये व्यक्ति जो ये न्यूनतम दरें निर्धारित की गई हैं, उसके तहत उस भोजन को
प्राप्त कर सकते हैं और इस तरीके से बाजार से बहुत कम दामों पर उनके पास खाद्यान्न उपलब्ध हो जाता है। इसी के साथ जो भूखमरी की समस्या है उसके को भी इसके माध्यम से काफी हद तक उस पर नियंत्रण पा लिया गया है। अर्थात अब जो ये समस्या थी, क्योंकि अब सरकार के द्वारा कम से कम दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, मिड डे मील के माध्यम से बच्चों को स्कूल में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और इसी के साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं, जो माताएं हैं, उनके लिए जो ये विशिष्ट व्यवस्था की गई है, तो उसके माध्यम से अब प्रत्येक व्यक्ति को जो उसकी भूख से की समस्या है उससे काफी कुछ सीमा तक निजात दिलाने में यह अधिनियम सहायक सिद्ध हो रहा है। और इस अधिनियम का जो एक और महत्वपूर्ण पक्ष है वह पक्ष है कि इसमें जो अब परिवार की सबसे आयु वर्ग में जो सबसे बड़ी महिला है, उस महिला के नाम पर जो राशन कार्ड बनेगा, तो वह न केवल उस परिवार में उस महिला की उपस्थिति को निर्धारित करता है, उसकी महत्वपूर्णता को निर्धारित करता है, वहीं उसके साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण का भी यह एक माध्यम है कि जो आइडेंटिटी है, महिला की जो पहचान है, उसकी जो रिकॉग्निशन है, वो परिवार से ही आरंभ हो जाती है। तो इस दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ पर जो राशन कार्ड है वो महिला के नाम से बन रहा है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर हम इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से इसने न केवल खाद्यान्नों की सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि उसके साथ साथ जो समाज में परिवर्तन आया है वो भी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को भोजन कम से कम दामों में सरलता के साथ उपलब्ध हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण है, पौष्टिक है, तो निश्चित रूप से यह इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके साथ साथ इस अधिनियम के लागू करने में कुछ ऐसी चुनौतियां हैं या इसके मार्ग में कुछ ऐसे चैलेंजेस या बाधाएं हम कहें जो आती हैं, वह है कि खाद्यान्न का जो वितरण की हम बात करते हैं कि खाद्यान्न का जो वितरण किया जाए वो किस प्रकार से हो, क्योंकि जो खाद्यान्न का वितरण है वो राज्यों में राज्य सरकारों के माध्यम से होना है। अब ये जो वितरण की प्रक्रिया है ये राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की है, तो ये जो भिन्नता है उसमें जो एक रूपता का अभाव है वो उस प्रक्रिया के लिए चुनौती बनता है कि किस प्रकार से जो ये अधिनियम की विशेषताएं हैं उनको समान रूप से लागू किया जा सके। तो यहाँ पर एक ही चुनौती बनती है, क्योंकि राज्यों के भिन्न भिन्न नियम कानून व्यवस्थाएं होने के कारण वहां पर इसकी एक चुनौती बनता है। इसी के साथ जो पारदर्शिता है या भ्रष्टाचार की यदि हम समस्या कहें, उसके कारण भी यहाँ पर एक चुनौती प्रस्तुत होती है, क्योंकि जो व्यवस्था है, इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता की मांग करती है। वो भ्रष्टाचार का समापन वहां पर हो तभी इस व्यवस्था को और बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है, क्योंकि जो ये व्यवस्था है इस व्यवस्था में अगर भ्रष्टाचार के कारण समस्या आती है तो निश्चित रूप से जो इस अधिनियम का उद्देश्य है या अपेक्षित लक्ष्य की आप बात करें उसको प्राप्त करना कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसके साथ ये जो चुनौती है वो बनी रहती है। जो एक और चुनौती है महत्वपूर्ण है वह अनाज की गुणवत्ता, कि उसकी गुणवत्ता किस प्रकार से सुनिश्चित की जाए, क्योंकि जो गुणवत्ता है उसका जो पैमाना है उसे मापने के लिए किस प्रकार के सरकारी जो मानदंड हैं उनको प्रयोग में लाया जा रहा है, उनका प्रयोग भली भांति किया जा रहा है, क्योंकि जहां तक अनाज का भंडारण है, भंडारण किस प्रकार से किया गया है, किस प्रकार का खाद्यान्न वहां पर है, अच्छी क्वालिटी का है, और वह खाद्यान्न जो व्यक्तियों तक जब तक वो पहुंचता है वहां तक उसकी गुणवत्ता बनी रहे, क्योंकि गुणवत्ता खरीदने से लेकर और जो व्यक्ति तक पहुंचने तक है वहां तक वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो ये भी एक बड़ा चुनौती होता है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, बहुत सारे राज्य हैं यहाँ पर, और वहां तक उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण काम होता है।
राशन कार्ड का किस प्रकार से बनाना, या उसमें अगर हम कहें कि कुछ कार्ड जो फर्जी बनते हैं वो भी एक चुनौती होता है कि किस प्रकार से जो नीडी व्यक्ति है जिसकी आवश्यकता है उस तक वो उपलब्ध हो, उसके लिए दूसरे व्यक्ति जो उसके पात्र नहीं है वह किन्हीं कारणों से जो इस प्रकार के कार्ड बनवा लेते हैं, राशन कार्ड बन जाते हैं, तो वो निश्चित रूप से उसमें एक बड़ी बाधा बन जाते हैं। क्यों वहां तक अब जो नीडी व्यक्ति है जो उसका पात्र है वहां तक पहुंचना वो सभी के लिए संभव नहीं हो पाता, तो इसलिए बड़ी चुनौती बना रहता है। और इसी के साथ साथ जो एक और समस्या आती है जो प्रवासी मजदूर हैं, क्योंकि जो मजदूर अपने अगर हम कहें मौसम के अनुसार अपना स्थान बदलते रहते हैं या वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं कार्य की खोज में, और अगर हम कहें औद्योगिकरण होता है उसके साथ साथ वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में वो जाते हैं, तो ये जो प्रवासी मजदूरों की जो के द्वारा किसके लिए किस प्रकार से राशन कार्ड बने ये भी एक चुनौती बना रहता है, क्योंकि उनके लिए वहां तक उन सुविधाओं को उपलब्ध कराना, उन्हें जागरूक करना, वहां उनको वो खाद्यान्न उपलब्ध कराना निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती का काम है। विशेषकर कोविड के दौरान की यदि हम बात करें तो कोविड काल में यह जो प्रणाली है यह और अधिक सारगर्भित हो गई है, क्योंकि कोविड के कारण हम अभी सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जो लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप जहां पर कारखाने बंद हुए हैं, जहां पर लोग अपने अपने मूल स्थानों पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं, उसी के साथ उनके जो रोजगार थे वो खत्म हो गए हैं या कम हो गए हैं, या परिवार में जो अर्न करने वाले लोग थे उनकी संख्या कम हो गई है, क्योंकि भोजन एक ऐसी आवश्यकता है, कोई भी बीमारी आए कोई महामारी आए व्यक्ति के शरीर को भोजन की आवश्यकता रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जो ये अधिनियम है इसके जो प्रावधान है वो और भी अधिक सारगर्भित हो रहे हैं, क्योंकि ये जो अधिनियम है न ये केवल बच्चों के लिए खाद्यान्न की सुरक्षा करता है बल्कि उसके साथ साथ स्त्रियों के लिए, दिव्यांगों के लिए और जो और समाज के ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनको की भोजन की आवश्यकता है और उनके लिए उनके पास में खेती नहीं है, मजदूर हैं, या उस क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक आपदाएं आ गई हैं तो भोजन नहीं पहुंच पा रहा है, लोग बेघर हैं, मजदूर हैं, उनके लिए ही ऐसी स्थिति में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसके लिए जो चैलेंज आता है कि जो पात्र परिवार है उनको पहचानने के लिए राज्यों के द्वारा किस प्रकार से कार्य किया जाए, क्योंकि अधिनियम का लाभ यदि पात्रों तक जो उस कैटेगरी में आते हैं वहां तक पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत बड़ा सरकारों के ऊपर दायित्व आ जाता है कि किस प्रकार से वह उन पात्र लोगों को पहचाने अपने अपने क्षेत्रों में जिनको कि इसी अधिनियम के तहत लाभान्वित किया जा सके। तो इस दृष्टिकोण से ये जो चुनौती है ये और महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस प्रकार से उन पात्र व्यक्तियों को ढूंढकर या उनकी पहचान करके उनके राशन कार्ड बनाए जाएं, और राशन कार्ड बनने के पश्चात उनके लिए अधिनियम के तहत जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं वो उन तक पहुंच जाएं, यह भी महत्वपूर्ण होता है। और इसी के साथ अगर कुछ विशिष्ट दशाओं में जो भोजन है या खाद्यान्न वहां तक नहीं पहुंच पाता है तो ऐसी स्थिति में जो भत्ता है वो भत्ता किस प्रकार से वहां तक पहुंचाया जाए और या उन व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाए, यह भी इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है जो भारत में जिसे पारित किया गया 2013 में पारित किया गया था, ये इन संदर्भों में महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहां भारत की जो परिस्थितियां हैं, जहां पर कि अभी जो रिपोर्ट आई है उनके अनुसार एक बड़ा भाग जनसंख्या का है जिसको कि भोजन पौष्टिक, गुणवत्तापूर्ण और उसी के साथ साथ आवश्यकता के अनुरूप एक गरिमामय जीवन जीने के लिए उनके पास उपलब्ध होना चाहिए। तो उनको किस प्रकार से उपलब्ध हो उसमें यह जो अधिनियम है इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, और निश्चित रूप से जो इसके
सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। वो सकारात्मक परिणाम जो बच्चों तक खाने की पहुंच जहां पर सुनिश्चित हो रही है, महिलाओं तक खाने की पहुंच सुनिश्चित हो रही है, समाज के उन परिवारों तक, व्यक्तियों तक जिन्हें की इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, वहां तक सुनिश्चित हो रही है। तो निश्चित रूप से ये जो अधिनियम है, ये भारत में लोगों के जहां पर शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं पर उनके मानसिक विकास के लिए, और अगर हम ओवरऑल कहें तो यही पूरे एक जो सामाजिक व्यवस्था है उसको और अधिक उसमें भोजन की सुनिश्चितता उपलब्ध कराने के लिए यह महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।